सो एक और बहुत ही फेवरेट है हीरा मंदी में से मेरा, सैया हटो जाओ हाँ। तुम तो बड़े वो जी जी, हो। वो भी बड़ा खूबसूरत गाना है। सो वो भी मैं सुनना चाहूँगा प्लीज़। हाँ हाँ, जी जी जरूर। तो इस तरह से गाने का जो हाँ वो सोल ऐसा ही है। सो संजय जी का तो हम जानते ही हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक में अपने मतलब दोनों स्किल्स को जो है वो साथ में ही प्रेजेंट करते हैं जी हमेशा, जी चाहे वो पद्मावत जी में जी। हो या फिर कोई भी हाँ रामलीला में हो। सो लेकिन अब हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की कि सारंगी कैसे बॉलीवुड में उसने कदम रखा और आज तक कैसे आया। हाँ, जी जी बिल्कुल। तो वही मैंने बोला कि वो जैसे कोठों की बात जब हुई हाँ हाँ तो हाँ, हम तो बीच में गानों वहाँ पे आ गए थे। जी तो कोठों से जब इंडिया वापस जब आज़ाद होने के बाद हाँ हाँ इंस्टीट्यूशंस में म्यूज़िक जब आया, हाँ हाँ तो वो फिर वो कोठों का की प्रथा ख़त्म, धीरे 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 ख़त्म होने शुरू हो गई। क्योंकि अब कोई भी नया स्टूडेंट या यंग जो भी आर्टिस्ट बनता था, वो उसको नहीं लगता था कि यार कोठों पे जाके क्यों बजाना गाना। वहाँ पे लोग फिर बाकी लोग इज्जत की नज़र से नहीं देखते। जो आते हैं वो तो चलो खुश है, गाना बजाना सुने, उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा बजाया, सिंगर्स ने बहुत अच्छा गाया, उनको मज़ा आ गया। बट बाकी के लोग को लगता था अरे यार कोठों पे, तो कोठे पे जाता है। तो इस तरह से कलाकारों के मन में भी ऐसे ही इच्छा हुई कि नहीं अभी, तो फिर इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स अपॉइंटमेंट होते शुरू हो गए। जैसे आज भी है हमारे सारे बड़े यूनिवर्सिटीज़ में म्यूज़िक कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सिखाया जाता है म्यूज़िक। तो गवर्नमेंट ने इंडियन म्यूज़िक को सपोर्ट किया, प्रमोट किया, तो आर्टिस्ट वहाँ से ट्रेनिंग और सब कुछ बदलने लगा। और फिल्मों में तभी फिल्मों का भी दौर शुरू हो चुका था। तो फिल्मों में हमारे पुराने जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने सब नए नए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ शुरू किया। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंटेशन में ऑब्वियसली हम सब देखते हैं कि यार इंडियन कॉन्टेक्स्ट है तो इसमें सारंगी बजनी चाहिए, तबला बजना चाहिए, ऐसा कुछ होगा तब जाके वो बॉलीवुड तो में। जैसे पहले भी था और अभी भी आज भी गानों के हिसाब से जब म्यूज़िक कंपोज होता है तो डायरेक्टर्स को लगता है कि यार इस जगह के लिए सारंगी, जैसे कोई नया भी गाना आया तो उसमें सारंगी यूज़, जैसे और अंग्रेज में इसराज यूज़ हुआ है एक्चुअली। अच्छा, ओके। तो वो अपना भाग मिल्खा भाग फिल्म, भाग मिल्खा भाग, ऑब्वियसली। तो लेकिन वो साउंड कैसे होना चाहिए, या हमने जो अभी वो गाना किया इसके पहले थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर, उसमें सारंगी ही क्यों यूज़ होना चाहिए। वो गाने के फील के हिसाब से क्या इंस्ट्रूमेंट जा रहा है ना उसके। सो और अंग्रेज़ की बात हुई है तो और अंग्रेज़ तो सुनना बनता ही है। ज़रूर ज़रूर।
और जो इसराज यूज़ हुआ है ना उसमें, वो पार्ट में बहुत ही खूबसूरत, मतलब इट इज़ लाइक जब ऐसे सुनने बैठते हैं तो इट इज़ लाइक कुछ डिवाइन ही चीज़ हम सुन रहे हैं। मतलब जी। सारे इंडियन, जैसे मैंने कहा कि सारे इंडियन हाँ। क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं वो इट साउंड सो डिवाइन कि ऐसा लगता ही नहीं कि इनको यूज़ तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट सारे मंदिरों में यूज़ होते थे। एक्चुअली मंदिर में आप देखिए, कभी भी ध्यान जो शब्द है, मैं आपको उससे जोड़ के बताता हूँ। ध्यान जो शब्द है वो आप, उसके लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है ध्यान लगाने के लिए। करेक्ट करेक्ट। तो माइंड को किसी एक जगह पे आपको स्थिर करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जगह पे ही हम अपने दिमाग को रखेंगे तो एक ध्यान का मुद्रा बनता है। करेक्ट करेक्ट। तो वो फॉर्म में जाने के लिए ट्रांस का यूज़ होता था। ट्रांस में आप कैसे जाओगे? तो संगीत एक बहुत सरल मीडियम है। हाँ करेक्ट इसका। करेक्ट। क्योंकि अदरवाइज जैसे- थॉट्स बहुत ज़्यादा रिवॉल्व हो रहे हैं हमारे दिमाग में, एक चीज़ पे फोकस करना है हाँ, तो संगीत यूज होता है। आप अगर राम राम ऐसे बोलते हो या कृष्ण कृष्ण ऐसे बोलते हो या जिस भी भगवान की पूजा आप करते हो, किसी भी का भी आप नाम जपते हो, आप सपोज माला जप रहे हो, हाँ तो वो भाव, और एक ऐसे माहौल में आप चले जाओ, चाहे सूफीज़म ही ले लो हाँ, हाँ। आप, करेक्ट। तो वो एक जो जब म्यूजिक के साथ combine सर्कुलर हो जाए। साउंड जो एक माहौल बन जाता है ना, वो ट्रांस का माहौल बन जाता है। इसलिए इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड जो है ना, इस तरह इंडियन इंस्ट्रूमेंट का इतना ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करता है। आप ऐसे अभी सुनोगे तो आपको लगेगा कि एक अलग ट्रांस का फील आ रहा है। एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली खो जाते हैं लोग। एग्जैक्टली। एक मुझे इंस्टेंस याद आ रहा है, जब हमने पिछला एक वीडियो किया था तबला, जिसमें हमने उसको डिकोड करने का ट्राई किया था। जी जी। उसमें एक चीज़ हमने, हमारे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आते हैं ऑप्शंस, तो वो पूछते हैं कि तबला क्योंकि बकरे के खाल से बना है, जैसे इसमें भी हाँ, एनिमल स्किन या एनिमल इंटेस्टाइन से बनता है वो, तो फिर उसको मंदिरों में क्यों ले जाना चाहिए था? मतलब वो बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि तो मंदिरों में फिर उनको ले जाना अच्छी बात नहीं है। सो तो फिर मंदिरों में उस समय क्यों बजा करता था ये देखिए, जैसे मैंने एकदम पहले ही आपको बताया, जब हम बात कर रहे थे इसकी ओरिजिन की, इसकी जनरेशन की, तो ऋषि मुनियों के टाइम से ही ऐसा नहीं है। हमारा भी शरीर हाड़ मांस से ही बना हुआ है, बराबर। हम भी मंदिरों में जाते हैं। ये सारी भाव की फीलिंग्स है। ये एग्जैक्टली ये फीलिंग्स है। आप किसी मंदिर में आप बोलो कि यहाँ पे ये हमारी आपकी थॉट है कि लोग बोलते हैं कि हम इस रूप में यहाँ नहीं मंदिर में हो सकते हो, या इस इंस्ट्रूमेंट को वहाँ नहीं पर्टिकुलर नहीं ले जा सकते। ये सिर्फ सोच की भावना है। आप अगर डिवोशनल भगवान की तरफ से भी आप सोचने जाओ, सपोज कि उनकी क्या सोच रही होगी, वज्र इंद्र जी का, भगवान का जो है वो क्यों हड्डी का बना हुआ है? एग्जैक्टली। तो फिर तो होना ही नहीं चाहिए, फिर तो होना ही नहीं चाहिए था। सोने का लेके घूमते थे। करेक्ट है। और बहुत जगहों पे इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें हमारी आपकी फीलिंग्स के ऊपर है। हमने हमारी भावना जो है, हमारी भावना, हमारी आप लोग बोलते हैं ना कि आप भगवान का नाम लेकर के, बहुत सारे लोग हैं कि एक स्टोरी थी ऐसे कि एक कोई मीट बेचने वाला था। हाँ। तो मांस का व्यापारी था वो हर रोज़ सुबह शाम मांस काटता रहता था। हाँ। और हर बार काट काट के वो भगवान को गालियां देता रहता था। तो अच्छा। जब वो मरने के बाद ऊपर गया तो उसको स्वर्ग भेज दिया गया। बोला अरे ये क्या हो गया, ये आप लोग से गलती हो गई शायद। हाँ, एक कसाई को आपने स्वर्ग में क्यों भेजा? मैं कसाई को आपने स्वर्ग में कैसे भेज दिया? मैं तो लोगों को मारता रहा जिंदगी भर, जानवर को मारता रहा और भगवान को गाली भी देता रहा। बोला नाम तो लेते रहे, तो तुम्हारी भावना अंदर से नहीं थी इस तरह की, तो आपकी जैसी फीलिंग होगी आपको चीज़ें वैसी दिखेंगी। करेक्ट। और जैसा आपने कहा, उन ऋषियों को भी वो उनके बीच में ही रह रहे हैं, और आपने कहा हम भी तो वही हाड़ मास से ही बने हैं। हाड़ मास से ही बने, उसी युग के थे। उस युग में आप जैसे आप बोल सकते हैं राक्षस क्या थे। आप अगर बोले इंसान थे, मानव थे और राक्षस थे। राक्षस कौन थे? हमारी प्रवृत्ति है। करेक्ट। हमारे अंदर ही है वो। हम अगर किसी के ऊपर द्वेष या गलत भावना या व्यभिचार करें तो वो राक्षस प्रवृत्ति है। करेक्ट। हम वो अलग से कोई नहीं है, उस प्रवृत्ति के लोग थे। रावण उस प्रवृत्ति का हो गया था ब्राह्मण होने के बावजूद।
करेक्ट विद्वान होने के बावजूद, ब्राह्मण शब्द नहीं बोलूँगा मैं, विद्वान होने के बावजूद करेक्ट करेक्ट एक इतना विद्वान आदमी था जिसने कि कितनी सारी ग्रंथों की रचना की, जिसने कितने सारे श्लोक बनाए, उसके बाद भी उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति जागने लगी कि वो गलत काम करने लगा, तो इस वजह से राक्षस हो गया वो। वही राक्षस मतलब थे हम ही, हाँ, बट ये कि जो जिस प्रवृत्ति का होता है उसको उस कैटेगरी में हम डिवाइड कर करिए। तो ऐसे ही था, मंदिरों में भी साज लेके जाना, पखावज हुआ हाँ हाँ या सारंगी, ये तो एकदम पौराणिक साज है जो मंदिरों में, किसी भी मंदिर में बजता है। बराबर, करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली वी आर ऑल पार्ट ऑफ नेचर ओनली ना जी। तो फिर आप नेचर को किस तरह से परसीव करते हो, आपका अपना लुक है। हाँ, तो अब ये इंस्ट्रूमेंट बनाया तो रावण ने था, लेकिन किसके लिए बनाया था? शिव जी के लिए बनाया था। हाँ तो शिव जी का पूजा हर आदमी, हर जैसे बोलते हैं कि राक्षस भी, भूत प्रेत भी करते होंगे। ऐसे तो बहुत सारे हमारे देवियां हैं जिनको हम ये चढ़ाते थे, बकरे को काट के सर चढ़ाते थे। हाँ। तो वो इट इज़ लाइक कि वो प्रथा जो भी थी वो हमने ही बनाई है। हाँ। और हम ही उनको वापस डिसॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो हम अपनी बातों से कभी मुकरते हैं, कभी उसको अपनाते हैं, Support ये करते इंसानी प्रवृत्ति है। सो अब आते हैं हम मॉडर्न जनरेशन्स के ऊपर, क्योंकि हम इतने पुरानी बातें कर रहे हैं तो आज का युवा जो है वो इतना सुनना पसंद नहीं करता हिस्ट्री के बारे में। जी, तुम जी, आज जी, की बात करो, हाँ। इसकी इतनी पुरानी बात मत करो। तो लेकिन इतना पुराना इंस्ट्रूमेंट हो के भी वो, जैसे आपने कहा ना, 100 रंग प्रेजेंट हाँ, कर सकता है। हाँ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बताओ जो इतने सारे चीज़ प्रेजेंट कर सकता है आज की डेट में भी? तो अगर नहीं है तो जो चीज़ है अपने पास, भले वो पुरानी क्यों ना हो, तो वो आज भी मॉडर्न होनी ही चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल। सो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते ही होंगे जो यंग होते होंगे, तो कितने ऐसा आपको कोई एक्सपीरियंस है जहाँ पे यंग लोगों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पहले नहीं दिखाया, या फिर बाद में उनको ऐसा लगा कि नहीं बहुत खूबसूरत चीज़ है ये? हाँ, कई बार ऐसा होता है, जैसे हम कभी एज ए क्लासिकल म्यूजिशियन तो हैं ही हम, ट्रेनिंग ही हम मेरी उस तरह से हुई है, बट चूँकि बॉलीवुड में भी इन्वॉल्व है उतने ही, और कभी हमारा एक बैंड है जिसके थ्रू हम लोग हॉलीवुड भी ट्राई करते रहते हैं। अच्छा। तो वो जब हॉलीवुड के वो बैंड के परफॉर्मेंसेस में जाते हैं, तो वो जब कॉलेजेस में पहुँचो तो बच्चे ऐसे देखते हैं कि ये लोग कौन है, सब इंडियन इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे हैं और बजाएंगे हैरी पॉटर। अच्छा, आप बजाते हो फॉरेन म्यूजिक ऑन इंडियन इंस्ट्रूमेंट पे? ओके। ताकि हमारा दो उसके पीछे रीज़न है। एक तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स पे कुछ भी संभव है, जो वर्सेटैलिटी है इसके साथ जुड़ी। दूसरा, ट्रेनिंग पर्पस भी है कि इंडियन म्यूज़िक और इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के प्रति लोगों को बताना, उनको जागरूक करना। जो यंग जनरेशन स्पेशली, वो सुनते हैं के पॉप, वो सुनते हैं कोरियन म्यूजिक, म्यूजिक, के पॉप ही सुनते हैं, के पॉप सुनते हैं, और वो सुनते हैं जो पॉप के जो भी रैप सुनते हैं, बादशाह के गाने सुनते हैं। तो अगर उनको बताना है कि सारंगी क्या है, तो उनके बीच में उस तरह से जाना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट। तो वो रुचि दिखाएंगे। करेक्ट। तो आप क्या बजाते हो उनके लिए फिर, और साउंड कैसे करता है वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स में? हैरी पॉटर हुआ, बेला चाओ, तो मैं बेला चाओ सुनते तो बहुत फेमस हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में कॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं, स्केल पूरा बदल जाता है, तो हम लोगों ने वो भी ट्राई किया इंडियन इंस्ट्रूमेंट पे, जो कि बहुत मुश्किल है। जनरली आप किसी दूसरे सुर को अगर मूर्छना बोलते हैं, तो किसी ऑड नोट को अगर मूर्छना बना के आपने बजाना शुरू किया, इंडियन म्यूजिक में बहुत थोड़ा टफ है ये। बट कोशिश की हम लोगों ने कि वो सब चीज़ें भी, ताकि उनको लगे कि ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये हुआ, या अपना टाइटैनिक का जैसे गाना हो गया, तो वो भी, वो भी सुन सकते हैं हम। हाँ।
तो ये इस तरह से इन गानों को, तो जिसमें बच्चे, यंग जनरेशन जो है ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक बात जो आपने कुछ समय पहले कही थी अपनी बातचीत में, वो मुझे अभी अचानक से क्लिक हो गई कि अल्टीमेटली सारे सुर तो वही हैं, फ्रीक्वेंसीज तो वही हैं। आप भले इंडियन इंस्ट्रूमेंट में बजाओ या फिर उसको आप फॉरेन तो गाना कहीं से भी आप बजाओ, गाना वैसे ही साउंड रहेगा, गाना ही रहेगा। तो अभी मैंने यहाँ से पहले बजाया था, अभी यहाँ बहुत ही कुशल। ये इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये इसमें ही बजना चाहिए था ओरिजिनली। इससे ना मैं थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक की तरफ आना चाहता हूँ। हाँ जी। आप बीच बीच में ना कुछ तो हरकतें लेते हैं। हाँ। सो हरकतें आई थिंक दैट इज स्पेशलिटी ऑफ इंडियन। तो इंडियन, हाँ जी 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 बिल्कुल। तो वो उतना एक्चुअली क्या है कि आप किसी भी सिस्टम को 100% अडॉप्ट करने के लिए उसको सीखना पड़ता है। हाँ। तो अगर हम वेस्टर्न म्यूज़िक फॉलो अप कर रहे हैं या उसको बजा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ट्रेनिंग तो है नहीं ऑब्वियसली, बट आपके पास म्यूज़िक है, आपके पास इंडियन सिस्टम है जिसके वजह से। और मैं आपको एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि इंडियन म्यूज़िक का जो स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग है ना, वो कहीं भी जेल हो जाता है, किसी भी वर्ल्ड म्यूज़िक का कोई भी फॉर्म हो। हाँ। जैसे मतलब क्या रीज़न उसका? जैसे कभी अगर हम फ्लेमिंगो के साथ भी जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग होता है वो स्केल वाइज नहीं होता है। हाँ। जैसे वेस्टर्न सिस्टम में स्केल होता है, सी, डी, सी शार्प, ई, एफ, ये फिक्स स्केल्स है। ऑब्वियसली वो शिफ्टिंग इजी होता है वहाँ पे। बट हमारा क्या, हम स्वरों को पहचानते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम स्वरों को पहचानते हैं। अच्छा, ये गंधार से गाना बना, ग से बज रहा है, अब ठीक है कोई बात नहीं, हम ग से उसका पूरा अच्छा वापस से उठा लेते हैं। तो हम रागों को ढूंढ लेते हैं जो जिस तरह की हमारी ट्रेनिंग है। जैसे अभी अगर मैं फ्लेमिंको के साथ बजा रहा हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये यार ये भैरवी के आसपास ज़्यादा घूम रहे हैं। तो हमारे लिए वो भैरवी हो जाता है। तो हमारा क्राइटेरिया सेट हो जाता है कि भाई हमको इनके साथ भैरवी और इस तरह के रागों को ही बजाना है। हाँ। रागों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है ये जो है हमारे कॉमन पीपल ही देखते हैं हमारा पॉडकास्ट। सो राग बेसिकली होता क्या है? राग जो है देखिए वो कुछ स्वरों का कॉम्बिनेशंस है। जो हमारे 12 स्वर है ना जिस तरह से, तो 12 स्वरों में जो हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। हाँ। तो जो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हुआ वो बेसिकली 3 तरह का होता है। एक तो 7 सुरों का होता है जिसमें 7 सुर जाना, 7 सुर आना, आरो अवरो हम बोलते हैं उसको, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फिर दूसरा होता है 6, फिर एक 5 का होता है। हाँ। अब फिर उसमें भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, 7-5 का भी हो सकता है, 7-6 का भी हो सकता है, 6-7 का भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सुर हैं उसको एक एक राग का नाम दे दिया गया है। उसको राग का नाम दे दिया गया। और उसको राग का नाम कैसे डिराइव होता है? मतलब भैरवी यानी कि क्या राग हुआ? देखिए इंडियन सिस्टम में हर कुछ मैथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो जो है शिव और पार्वती का, भैरव और भैरवी 2 ऐसे राग हैं जो उनके द्वारा ऐसे बोले जाते हैं कि आए हैं। तो उस तरह से नाम है, उनके नाम पे इन रागों का चयन हुआ है। सो जितना आपने मुझे समझाया, इफ़ आई अंडरस्टूड इट करेक्ट, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम लोग सिर्फ ग्रुप कर दिया हमने कि यही 4-5 बजाई जाएंगी या 7 बजाई जाएंगी। हाँ, अगर इंडियन राग सिस्टम को फॉलो करते हैं तो वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है कि आप अगर 5 सुर का राग है तो 5 ही सुर बजाना है आपको। अच्छा। आप उसको इम्प्रोवाइज कर 2 घंटे कर सकते हैं 5 सुर को हम। हाँ। बट 5 सुर को ही इम्प्रोवाइज करेंगे, 5 का छठवां लगाएंगे तो वो बेसुरा कहलाएगा। पर ऐसा फिर रिस्ट्रिक्शन क्यों होते थे जब इतना फ्लेक्सिबल है हमारा सिस्टम ही? क्लासिकल म्यूजिक जिस तरह को शास्त्र अगर बोल रहे हैं हम, तो शास्त्र में जो है कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को फॉलो अप करना पड़ता है। यही नियम है। करेक्ट। अगर आप क्लासिकल बजा रहे तो लेकिन इसी का इंटरप्रिटेशन जो है आज के गानों में भी होता है, यही सब रागों का इंटरप्रिटेशन होता है। बट राग उस तरह से इतना स्ट्रिक्ट करके नहीं कर सकते क्योंकि वो हम डिसाइड करते हैं। राग जब बजाते हैं तो किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं भी आ सकता है। करेक्ट, ऐसा हो सकता है। हाँ। कि कोई एक पर्टिकुलर राग हम बजा रहे हैं तो
सपोज किसी एक आदमी के लिए वो बड़ा अच्छा लग रहा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, और आपको लग रहा है अरे यार ये क्या बजाए बैठ रहे हैं, बोरिंग हो रहा है यार। तो बट हम जब गाने बनाते हैं ना, तो हम इसलिए सोचते हैं कि ऐसा चीज़ बनना चाहिए जो सबको पसंद आए। तो इसलिए उसका रिदम सिलेक्शन भी उस तरह का होता है। आप देखो, आप राग बजाते समय किसी विलंबित ठेके की तरह अगर आपने तबले का सेशन किया, उसमें कोई अगर विलंबित धा धीन ऐसा करके ठेका बजा दे, तो गाना वो 1 मिनट में बंद कर देगा। कोई बोलेगा अरे बाप रे बाप ये क्या है। करेक्ट है। और एकदम कोई सुनेगा नहीं। हाँ, अच्छा रिदमिक पैटर्न अगर उसके साथ में हो तो लोगों को इंटरेस्टिंग बन जाता है। Exactly. इनफैक्ट आप देखिए बादशाह भाई के और इन लोगों के रैप के जो गाने होते हैं, उन सब में हैवी रिदम सपोर्टिव होता है पीछे। एग्जैक्टली, टक 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 कुछ तो चल रहा होता है। कुछ तो चल रहा होता है जो उसी से हम लोग resonate करते हैं। हाँ, रिपीटेटिव, ताकि वो आपको पकड़ा रहे। करेक्ट। आप फिर आप क्या होता है, वो एक रिपीटेटिव आपके माइंड में चल रहा है और उसके ऊपर आप वर्ड्स को कोशिश कर रहे हो सुनने का। करेक्ट। तो आप उधर से बाहर नहीं निकल सकते। तो फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे सारंगी बट ये ही जो राग सिस्टम है, आप इन सब चीज़ों को समझ के जिस दिन आगे आप आ जाओगे ना, कि ये म्यूज़िक का जब फॉर्म आपके समझ में आने लगेगा कि ये रिपीटेटिव बज रहा है या ये इस तरह से हो रहा है, उसके बाद जब आप राग को सुनोगे ना, तो वो आपको कहीं और दूर तक ले जाएगा। लेकिन आज की डेट में भी हम राग बजा रहे हैं, जबकि उसका इम्प्लीकेशन कमर्शियल इंडस्ट्री में तो नहीं है ज़्यादा। तो आज की डेट में राग क्यों सुनना चाहिए किसी भी इंसान को? देखिए, राग जो है वो पहली बात तो वो कमर्शियल म्यूज़िक नहीं बोल सकते हम उसको। करेक्ट। कमर्शियल म्यूज़िक इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी आर्टिस्टों ने अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए ही गाना बजाना कंटिन्यू रखा, और रागों का, चूँकि क्लासिकल आर्टिस्ट थे तो रागों का प्रचलन किया, उसे लोग एंटरटेन भी एज ए एंटरटेन भी यूज़ हुआ है, ऐसा नहीं है। आज भी देखिए, आप सवाई गंधर्व में चले जाइए, 20-25 हज़ार लोग ऑडियंस में मिल जाएंगे आपको। ओके। आपको बिलीव नहीं होगा कि इंडिया में ही हम बैठे हैं और 25 हज़ार लोग सिर्फ क्लासिकल सुनने के लिए हमारे सामने खड़े हैं, और आपको सही ताल, सही तिहाई, सही बोल पे तालियां बजाते मिलते हैं या दाद देते हुए मिलते हैं। तो इंटरटेनमेंट भी है, बट राग जो है ना, वो अपने आप में एक एहसास है, एक फील है। आप उसको बोल सकते हैं जैसे इमोशन है। करेक्ट। तो हर राग का एक इमोशन है, तो जो कनेक्ट हो पाता है ना, वो उसको सुकून देता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है वो। कोई एक राग सुन सकते हैं जो सबसे ज़्यादा चलन में है या सबसे ज़्यादा लोग सारंगी में सुनना पसंद करते हैं, जो कॉमन आदमी भी सुनना पसंद करते हैं? मैं आपको जैसे जो बहुत सारे फोक म्यूज़िक का बेस है राग, भैरवी। करेक्ट। हाँ, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे आप बहुत सारे फोक म्यूज़िक को कनेक्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड पूरा मिडिल ईस्ट उसी पे है। ओके, सो पूरा मिडिल ईस्ट जो है, एशिया का म्यूज़िक जो है, वो सिर्फ उसी राग पे है, उसी राग के आसपास है। तो मैं आपको सुनाता हूँ। तो अब जैसे स्पेनिश जो म्यूज़िक है वो इसी राग के आस है। या एक और है जो शुद्ध स्वर के, अब जैसे ये माइनर नोट्स के हैं, शुद्ध स्वर के जो है, उसमें एक फेमस गाना है पुराना,
ये पूरा इस राग से ही निकला है? राग बेस है। अच्छा, सो बेसिकली राग है तो वही म्यूजिक, बॉलीवुड भी स्वर तो वही है, वही चाहे है। किसी भी दुनिया में आप किसी भी कोने में चले जाइए, करेक्ट। स्वर वही हैं। सो हम इस टॉपिक पे पूरा हिस्ट्री से लेके पहुंचे थे एक गाने से जो था जाने क्या बात है, हाँ। जो अगर आप बजा सके तो। जी जी बिल्कुल। एक जो सारंगी की सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है इसमें आपने कहा था फ्रेट नहीं होते हैं जी। सो आई थिंक फ्रेट नहीं होना जितना सीखना मुश्किल होता है, लेकिन नहीं होने से जो हम कर सकते हैं उसके साथ। हाँ बिल्कुल, ये जो मींड है ना, ये गले से हो सकता है या तो सारंगी जैसे फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट पे हो सकता है। करेक्ट। सरोद, वायलिन, सारंगी बिना फ्रेट वाले इंस्ट्रूमेंट्स पे अच्छे से हो सकता है। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, क्योंकि आपको ट्रांजिशन करना होता है एक स्वर से दूसरे स्वर हाँ। में, और वो बहुत ही तो खूबसूरती से वो play जाता हाँ है। वो जो सुकून है, जैसे तो अब ये जो स्वर लगाने का जो टेक्निक्स है वो सारंगी पे अच्छा इजीली हो सकता है। करेक्ट करेक्ट।